नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। तो जैसे कि हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे थे हम, इसमें स्वर के बारे में हमने जानकारी दी थी और व्यंजन के बारे में भी कुछ अन्य जानकारी दे दी थी। किस प्रकार के होते हैं व्यंजन, कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, ये सब बताए थे। आज उसी के आगे अपनी चर्चा आरंभ करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, फटाफट शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आप लोग जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस नहीं करते हो, बेल आइकन का बटन दबा दो ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके या आप तक जानकारी हो सके। तो चलिए देखते हैं उसी के आगे। व्यंजनों का वर्गीकरण चल रहा था, तो व्यंजनों का वर्गीकरण में आज भी एक प्रकार लेके आया हूँ, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का प्रकार या व्यंजनों का वर्गीकरण। तो जैसा कि मित्रों हम लोगों को पता है कि व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन वर्ण वह 33 होते हैं। 33 कौन कौन होते हैं वो भी हमने आपको बताए थे। तो 33 इस प्रकार से, का से लेकर माँ तक 25 व्यंजन वर्ण, ये हो गए वर्गीय व्यंजन। और जो 4 व्यंजन वर्ण होते हैं ये अंतःस्थ व्यंजन, और 4 जो व्यंजन वर्ण होते हैं वह ऊष्म व्यंजन। तो इस प्रकार से 33 व्यंजनों का मैंने जिक्र किया था आप लोगों के सामने। और जो स्वर होते हैं, स्वर 11 होते हैं, आ से लेकर औ तक। और जो 2 अंग और आहा जो वर्ण होते हैं ये अयोगवाद ध्वनियाँ होती हैं। तो आज इन्हीं के बारे में चर्चा रहेगी। देखेंगे कि कौन कौन से जो व्यंजन वर्ण हैं वो उच्चारण के आधार पर इनका प्रकार कैसे होता है, कैसे किया जाता है। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का प्रकार, तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को हम 8 प्रकार से बांट सकते हैं। 8 प्रकार से बांट सकते हैं। अब ये 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो जैसा कि लिखा हुआ है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन पहला प्रकार लिखा हुआ है स्पर्शी व्यंजन। दूसरा प्रकार लिखा हुआ है संघर्षी व्यंजन, और इसी का मिश्रित रूप लिखा हुआ है तीसरा प्रकार स्पर्श संघर्षी व्यंजन। पहला प्रकार हो गया स्पर्शी व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन से ही मिलते जुलते व्यंजन हैं, यानी जो स्पर्शी व्यंजन है वह जो वर्गीय व्यंजन होते हैं 25, उन्हीं में से 16 ऐसे व्यंजन हैं जो कि स्पर्शी व्यंजन है। और संघर्षी व्यंजन, उसके बाद स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श और संघर्ष दोनों का मिश्रित जो रूप है वह स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। अगला प्रकार है नासिक। नासिक, इन्हीं वर्णों में से हम नासिक वर्ण बताएंगे। और अगला बताएंगे संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन कौन कौन से होते हैं, प्रकंपित व्यंजन कौन कौन से होते हैं, पार्श्विक व्यंजन कौन कौन से होते हैं, और ताड़नजात या उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो ताड़नजात या उच्छिप्त व्यंजन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, पार्श्विक व्यंजन के भी बारे में बताया है, प्रकंपित के भी बारे में बता दिया है। तो इन्हें समझने के लिए आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। स्पर्शी व्यंजन का वर्ग का 4 वर्ण, टा वर्ग के 4 वर्ण, ता वर्ग के 4 वर्ण और प वर्ग के 4 वर्ण, ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। यानी हम कह सकते हैं का वर्ग कौमा टा वर्ग कौमा ता वर्ग कौमा प वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। का वर्ग यानी क ख ग घ, चा वर्ग को छोड़ दिया है, टा वर्ग ट ठ ड ढ, त वर्ग त थ द ध, प वर्ग प फ ब भ। यानी इस प्रकार से ये
सभी वर्गों में से 4-4 वर्ण लिए हैं तो इनकी संख्या हो गई टोटल 16। 16 जो व्यंजन वर्ण हैं, 16 व्यंजन वर्ण ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जो कि स्पर्शी व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने बताया था कि ये तो स्पर्श व्यंजन का से लेकर मां तक यानी 25 वर्ड होते हैं, लेकिन मित्रों हमने ये भी तो लिखा है कि नासिक को अलग लिख दिया है। नासिक जो प्रकार है उसे अलग लिख दिया है कि नासिक कौन कौन होते हैं। तो ये नासिक जो लास्ट के ये 5वां वर्ड होता है ये नासिक वर्ड कहलाता है मित्रों। तो नासिक के बारे में मैंने अलग से जानकारी दी है। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संघर्षी देखेंगे, संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। संघर्षी का मतलब ये होता है कि जब भी हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण करें तो हमारे मुख से यानी गर्म वायु निकलनी चाहिए। अगर जिस वर्ण का हम उच्चारण करते हैं मुख से अगर गर्म वायु निकलती है मुख से तो वह संघर्षी व्यंजन हो जाएगा। यानी संघर्ष करके जो व्यंजन उच्चारण हो रहे हैं उन्हें संघर्षी व्यंजन कहेंगे। ये व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो ये व्यंजन जो कि ऊष्मीय व्यंजन होते हैं वही संघर्षीय व्यंजन भी कहलाते हैं। ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श, सा और हा। श, सा और हा ये संघर्षी व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षी व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। अब सर बात यह है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? अब मित्रों हमने जैसे कि बताया है कि का वर्ग के 4 वर्ड लिए हैं हमने, टा वर्ग के 4 वर्ड लिए हैं, ता वर्ग के 4 वर्ड लिए हैं, पा वर्ग के 4 वर्ड लिए हैं और ऊष्मीय व्यंजन भी हमने यहाँ बता दिए हैं। तो अब इनमें से बचता कौन है? तो वर्गीय व्यंजन में हम देखेंगे चा का स्थान बच रहा है यानी चा वर्ग बच रहा है। तो अब चा वर्ग के कौन से अक्षर आएंगे, कौन से वर्ण आएंगे? तो ये 5वां अक्षर तो छोड़ दें क्योंकि इसके लिए नासिक है। तो प्रथम 4 वर्ड लेंगे यानी संघर्ष स्पर्श संघर्षी व्यंजन चा, छ, ज और झा। इन्हें बोल करके देखेंगे, उच्चारण करके देखेंगे तो हल्की सी गर्म वायु निकलती है मुख से। च, छ, ज, झ। तो हल्की सी गर्म वायु निकलती है जबकि ये स्पर्श व्यंजन होते हैं तो इन्हें मिलता जुलता रूप स्पर्श व्यंजन यानी स्पर्श संगी व्यंजन बोल दिया। च, छ, ज, झ। एक बात और है जो संघर्षी व्यंजन होते हैं वह जो नुक्ता चिन्ह वाले व्यंजन होते हैं का, खा, गा, का, खा, गा, फा और का, खा, गा, फा और जा। ये जो अरबी फारसी के 5 वर्ड हैं ये नुक्ता चिन्ह वाले ये भी संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अब आती है बात नासिक की। तो नासिक के वर्ड कौन से होते हैं? तो ये जो 5वां अक्षर बने हुए हैं ये सभी नासिक के वर्ड होते हैं। इनका उच्चारण करते समय नाक से वायु निकलती है यानी हम जब भी इनका उच्चारण करते हैं तो नाक द्वारा इनका उच्चारण होता है तो इन्हें कह देते हैं नासिक। ण, ण, य, ड, न और म। ये जो 5 वर्ड होते हैं ये नासिक के वर्ड कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण यानी का वर्ग का 5वां वर्ण डा, च वर्ग का 5वां वर्ण या, टा वर्ग का 5वां वर्ण अड़ा, ता वर्ग का 5वां वर्ण ना, पा वर्ग का मा। ये 5वां वर्ण यानी नासिक के वर्ण कहलाते हैं। संघर्षहीन व्यंजन कौन से होते हैं?
जिसमें संघर्ष नहीं होता है, संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संघर्षहीन व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जिसमें संघर्ष बिल्कुल ही नहीं होता है। तो क्या करेंगे, संघर्षहीन व्यंजन कह लें या फिर इन्हें कह लें अर्धस्वर व्यंजन। संघर्षहीन कह लें या फिर इन्हें कह लें अर्धस्वर व्यंजन, अर्धस्वर। तो इससे पहले हमने आपको जानकारी दी है कि अर्धस्वर कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो यहां से या और वाह, या और वाह, ये अर्धस्वर व्यंजन होते हैं, अतः इन्हें कहते हैं संघर्षहीन व्यंजन। अब ये अर्धस्वर क्यों होते हैं, मैंने पहले बताया है कि ई प्लस आ का ये रूप होता है, ई प्लस आ का योग से या बनता है और वा बनता है ऊ प्लस आ के योग से, ऊ प्लस आ के योग से वा का निर्माण होता है, ई प्लस आ के योग से या का निर्माण होता है। अतः हम कह सकते हैं ये जो स्वर हैं वह अर्धस्वर कहलाते हैं, यानी स्वरों का मिलान करके ये व्यंजन बना दिए गए हैं। तो इन्हें संघर्षहीन या अर्धस्वर भी कहते हैं। अगला देखेंगे प्रकंपित। प्रकंपित कौन कौन से होते हैं? इन्हें प्रकंपित कह लें या लुंठित वर्ण कह लें। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कह लें। तो लुंठित व्यंजन के बारे में पहले हमने बताया है कि जो ये रा होता है, रा, ये लुंठित व्यंजन कहलाता है। अब ये लुंठित क्यों कहलाता है, रा बोल के देखेंगे तो जीभ जो है लुढ़क करके उच्चारण करती है, तो ये लुंठित वर्ड हो गया। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन ये ला होता है, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन ला होता है। अब ये ला को पार्श्विक व्यंजन क्यों कह दिया? क्योंकि ला, जब भी हम ला का उच्चारण करेंगे ला, तो पार्श्विक यानी जीभ के मुख से दोनों तरफ से वायु निकलती है, इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ताड़नजात या उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो ताड़नजात या उच्छिप्त व्यंजन के बारे में पहले हमने बताया है, डा और अड़े, ये दो वर्ड ऐसे होते हैं जो कि ताड़नजात या उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। तो मित्रों, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आप लोगों को समझाने के लिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। अगला प्रकार देखेंगे, अगला प्रकार देखेंगे। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर कुछ समझ में आया हो तो इसे वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगला प्रकार उच्चारण स्थान के आधार पर, अगला प्रकार डालेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर इन जो वर्णों का उच्चारण स्थान होता है उसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो उच्चारण स्थान के आधार पर देखेंगे। पहला क्रम संख्या, क्रम संख्या, ऐसे टेबल बनाएंगे क्रम संख्या। अगला वर्ड, अगला कॉलम रहेगा वर्ड, इसके बाद कॉलम रहेगा उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, उच्चारण या स्थान, और अगला रहेगा नाम, नाम
ऐसी एक टेबल बनाएंगे। क्रम संख्या यानी पहला क्रम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और अधिक मात्रा में बनते हैं। आप लोग बड़ा धैर्यपूर्वक समझेंगे। अब उच्चारण स्थान, जैसे मान लो ये कोई मनुष्य है, ये मनुष्य है, ये मान लो कोई मनुष्य है, इसका ये गला है, यानी गले को हम कहते हैं कंठ। कंठ के बाद जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा, ये मान लो जीभ है, ये आ जाएगा तालु। तालु के बाद ऊपर जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ मसूड़े आ जाएंगे, यानी मूर्धा। मूर्धा के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये जो दंत आ जाएंगे, यानी दांत, दंत। दंत के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये ओष्ठ आ जाएंगे, ओष्ठ आ जाएंगे। अतः हम कह सकते हैं कोई मनुष्य अगर अपने मन की भावना को अगर व्यक्त करना चाहे उच्चारण से तो कैसे करेगा। सबसे पहले मन में जो भावना उत्पन्न हुई है उसे जैसे ही प्रकट करेंगे तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, अपने कंठ पर जाएंगे। जो शब्द निकलेगा वह कंठ से निकलेगा। कंठ के बाद फिर शब्द निकलेगा तालु से, यानी जो तालव्य होता है, तालु होता है, वहाँ से निकलेगा। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो मूर्धा, मूर्धा का मतलब होता है मसूड़े, मसूड़े तक आएंगे। मसूड़े के बाद फिर दंत तक जाएंगे और दंत के बाद फिर ओष्ठ तक जाएंगे। ये 5 प्रकार होते हैं, इस प्रकार से इन्हें बांटेंगे। तो पहला लिखेंगे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अब ये जो व्यंजन वर्ण हैं या फिर ये स्वर हैं, इन्हें किस श्रेणी में रखा जाएगा, तो सबसे पहले नंबर 1 पर डालेंगे कंठ। नंबर 1 पर उच्चारण स्थान रहेगा कंठ। कंठ, कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं तो हम बोल करके उच्चारण करके देखेंगे कि कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो छोटा आ और बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। छोटा आ और बड़ा आ के बाद का वर्ग, का वर्ग, का वर्ग, छोटा आ, बड़ा आ और का वर्ग। का वर्ग के बाद ये विसर्ग, विसर्ग। ये जो वर्ण होते हैं ये कंठ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। यानी छोटा आ और बड़ा आ, का वर्ग का पूरा वर्ग, का वर्ग का पूरा वर्ण, यानी 5 वर्ण जो का वर्ग में होते हैं सभी कंठ से बोले जाते हैं। उसके बाद जो एक विसर्ग होता है, आहा वाला विसर्ग जो होता है वह भी कंठ से बोला जाता है। तो हम बोल करके देखेंगे अ, आ, क, ख, ग, घ, या, आ। तो इस प्रकार से बोलेंगे तो ये कंठ से ही निकलते हैं, कंठ से ही इनका उच्चारण स्थान है, कंठ से ही उच्चारित होते हैं। आप लोग से प्रैक्टिस करके देखेंगे तो ये जो वर्ण होते हैं आ और का वर्ण, ये जितने भी का वर्ग है इनके 5 वर्ण, 5, 2, 7 और 1, 8, 8 जो वर्ण होते हैं ये कंठ है, इनका उच्चारण स्थान है कंठ। अतः हम इनका नाम दे सकते हैं कंठ, अतः इनका नाम दे सकते हैं कंठ। अगला देखेंगे 2 नंबर तालु, तालु। अब तालु में कौन कौन से आते हैं, तालु में आते हैं छोटा आ, बड़ा आ तो पहुंच गया, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई और चा वर्ग का पूरा वर्ग, चा वर्ग, चा वर्ग, छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग का पूरा वर्ग और या, 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 या और श, या और श। छोटी ई, बड़ी ई और च वर्ग का पूरा वर्ग
या और शा। ये जो वर्ड हैं इन्हें तालु उच्चारण स्थान इनका, अतः हम कह सकते हैं तालब। इनका नाम होता है तालब। छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग, या और सा ये तालु से बोले जाते हैं। उच्चारण स्थान इनका हो गया तालु, अतः इन्हें कह सकते हैं तालब। तालब के बाद आएंगे नंबर 3 पर मूर्धा। मूर्धा, इन्हें मसूड़े भी कह सकते हैं। मूर्धा। अब मूर्धा से कौन कौन से बोले जाएंगे? मूर्धा से कौन कौन से बोले जाएंगे? मूर्धा, छोटा ऊ बड़ा ऊ को छोड़ देंगे, ऋषि लेंगे। ऋषि, ऋषि, टा वर्ग ऋषि, और ये टा वर्ग ऋषि, टा वर्ग ऋषि लेंगे मूर्धा में, टा वर्ग लेंगे और सा लेंगे। सा लेंगे, इधर से रा हटाएंगे और इधर से सा हटाएंगे। रकार और सकार। मूर्धा में जो आएंगे वर्ड, ये ऋषि आएगा, टा वर्ग के 5 वर्ड आएंगे, रा आएगा और शा आएगा, अतः इन्हें कह सकते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य कह सकते हैं, इनका नाम दे सकते हैं मूर्धन्य। तो मित्रों अभी तक हमने 3 वर्गों में विभाजित कर दिया, 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। उच्चारण स्थान के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। सबसे पहले कंठ। कंठ से जो वर्ड बोले जाएंगे, छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग का 5 वर्ड और आहा। उसके बाद हमने लिखा है तालु। तालु नंबर 2 पर आता है। छोटी ई, बड़ी ई और चा वर्ग का 5 वर्ड, या और सा। अगला है मूर्धा, यानी जो मसूड़े से बोले जाते हैं, ऋषि, टा वर्ग, रा और सा, इन्हें कहते हैं मूर्धन। अब मूर्धा के बाद कहेंगे, मूर्धा के बाद कहाँ आ गए? दंत पर। मूर्धा के बाद कहाँ आ गए? दंत पर। मूर्धा के बाद कहाँ आ गए? दंत पर। नंबर 4 दंत। दंत में कौन कौन से आएंगे? दंत में आएंगे, दंत में कौन कौन से आएंगे? दंत में कौन कौन से आएंगे? लिरी। लिरी वैसे हिंदी में नहीं है, लिरी जो वर्ड है वह हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता है। ये मूल भाषा यानी संस्कृत भाषा से लिया गया है। हम चाहें तो लिख भी सकते हैं और चाहें तो हटा भी सकते हैं, तो लिखा रहने दो लिरी। लिरी के बाद टा वर्ग हो गया, उसके बाद आएगा ता वर्ग। लिरी के बाद ता वर्ग, ता वर्ग, लिरी आएगा, ता वर्ग आएगा और ता वर्ग के बाद ये लकार आएगा, लिरी आएगा, ता वर्ग आएगा, लकार आएगा और शा होता है, ये आएगा। इन्हें हम बोल करके देखेंगे। ता, था, द, धा, ना, ला, सा, ये जो होते हैं ये दंत से बोले जाते हैं, अतः इनका नाम दे सकते हैं, इनका उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। इन्हें नाम दे सकते हैं दंत, इन्हें नाम दे सकते हैं दंत। अगला नंबर 5। नंबर 5 पर आया है ओष्ठ। ओष्ठ। ओष्ठ में कौन कौन से आएंगे? जो कि यहाँ छोड़ चले हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा वर्ग, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ये पा वर्ग, प, फा, ब, भा, मा और वा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प वर्ग, वा, प वर्ग। तो प वर्ग जो वा है उसका उच्चारण स्थान अलग है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प वर्ग, इसे कह सकते हैं
ओष्ठ, ओष्ठ कह सकते हैं क्योंकि इनका उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ है, इन्हें ओष्ठ नाम दे सकते हैं। अगला देखेंगे 6 नंबर, 6 नंबर देखेंगे। अब इनमें जो वर्ड बचे हुए हैं ए और आई, ए और आई, इनका जो उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ प्लस, इनका जो उच्चारण स्थान होता है, इनका जो उच्चारण स्थान होता है कंठ प्लस, कंठ प्लस तालु। ए और आई का जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठ प्लस तालु होता है। अब इनका उच्चारण स्थान जो कंठ है और तालु है, ये कंठ और तालु कहाँ से आया? ए एक संधि, ए कहाँ से बनता है? ई प्लस आ के योग से ए बनता है, यानी जो आ होता है, जो आ होता है उसका उच्चारण स्थान है कंठ, और जो ई होती है उसका जो उच्चारण स्थान है वह तालु है। अतः हम कह सकते हैं ए का उच्चारण स्थान जो हो गया वह कंठ तालु हो गया, कंठ तालु हो गया। इनका नाम दे सकते हैं कंठ तालब, कंठ तालब। अगला जो बचा हुआ है यानी ओ और औ, ओ और औ, ओ और औ, इनका जो उच्चारण स्थान होता है कंठ प्लस ओष्ठ होता है, कंठ प्लस ओष्ठ होता है। ओ और औ का कंठ प्लस ओष्ठ क्यों हो गया? क्योंकि ओ जो बोला जाता है, ओ जो बोला जाता है ऊ प्लस आ के योग से ओ बनता है, ऊ प्लस आ के योग से ओ बनता है, जबकि ऊ का उच्चारण स्थान यहाँ लिख दिया है, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है और आ का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ है। अतः हम कह सकते हैं कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। इनका नाम दे सकते हैं कंठोष्ठ। ओ और औ कंठ प्लस ओष्ठ से बोले जाते हैं, इनका नाम दे सकते हैं कंठोष्ठ। अब आती है वा की बारी। अब शब्द बचा हुआ है वा, 8 नंबर पर वा। वा का जो उच्चारण स्थान होता है, वा का जो उच्चारण स्थान होता है दंत प्लस ओष्ठ मानते हैं, दंत प्लस ओष्ठ मानते हैं। वा का उच्चारण स्थान होता है दंत प्लस ओष्ठ, और वा का संधि विच्छेद बताया हमने ऊ प्लस आ, ऊ प्लस आ। वा का उच्चारण स्थान बताया है ऊ प्लस आ, तो इन्हें दंत प्लस ओष्ठ भी कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं दंतोष्ठ, इनका नाम दे सकते हैं दंतोष्ठ। अगला जो वर्ड बचा हुआ है 9 नंबर पर, ये हकार बचा हुआ है। अगला जो वर्ड बचा हुआ है हकार बचा हुआ है, इसका नाम दिया है स्वर यंत्र, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र। इनका नाम दे सकते हैं हम अलिजिब्या, अलिजिब्या। और अब ये बचे हुए हैं, ये सब हो चुके हैं, अब केवल एक बचा हुआ है अंग, अंग बचा हुआ है। 10 नंबर पर लिख सकते हैं अंग बचा हुआ है। तो इनका उच्चारण स्थान जानते ही हो, अनुनासिक या नासिक कह सकते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक या नासिक कह सकते हो। अंग का जो उच्चारण स्थान होता है अनुनासिक या नासिक।
इनका नाम दे सकते हैं नासिक, इनका नाम दे सकते हैं नासिक। तो ये उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हो गया, व्यंजनों का वर्गीकरण या व्यंजन प्लस स्वर का वर्गीकरण हो गया। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।